दोस्तों, आपने अपराध जगत की कई सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन इन कहानियों के बीच अगर खूनखार अपराधी वीरप्पन का नाम न लिया जाए तो शायद ये वीरप्पन के साथ ज्यादती होगी। वही वीरप्पन जिसकी शानदार मूंछें और काले कपड़े उसकी पहचान हुआ करते थे। एक ऐसा अपराधी जिसने एक पुलिस अधिकारी के सर के साथ फुटबॉल खेला, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पुलिस अधिकारी ने उसे सबसे पहले गिरफ्तार किया था। एक ऐसा खूनखार और निर्दयी अपराधी जिसने अपनी 6 महीने की मासूम बच्ची का कत्ल कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उसके रोने की आवाज़ से उसके पकड़े जाने का डर था। एक ऐसा अपराधी जिसे हाथी का शिकार करना बेहद पसंद था और सिर्फ 17 साल की उम्र में उसने हाथी का शिकार किया था। वीरप्पन ने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों हाथियों का शिकार किया था। वो हाथी के माथे के बीचों बीच गोली मारकर उसका शिकार किया करता था। एक ऐसा अपराधी जिसे 20 सालों तक 3 राज्यों की पुलिस ढूंढती रही मगर उसे पकड़ न सकी। एक ऐसा अपराधी जिसे पकड़ने के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार ने पानी की तरह पैसे बहाए, जिसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर करोड़ों रुपए का इनाम रखा गया। 20 साल तक तमिलनाडु के जंगलों में राज करने वाला एक ऐसा शैतान जिसे पकड़ने के लिए सरकार को पुलिस से हटकर एक स्पेशल फोर्स बनानी पड़ी। वीरप्पन ने अपनी पूरी ज़िंदगी में 184 लोगों का कत्ल किया, जिसमें ज़्यादातर पुलिस वाले और वो लोग शामिल थे जिन पर वीरप्पन को थोड़ा भी शक होता कि ये पुलिस का मुखबिर है। कहते हैं कि वीरप्पन लोगों की हत्या बहुत ही क्रूर तरीके से करता था। कत्ल करते समय वो सर काट लिया करता था। वीरप्पन ने 2000 हाथियों को मारकर उसके दांत की तस्करी की, जिससे होने वाली कमाई $30 लाख थी। लंबी मूंछों वाला वीरप्पन चंदन तस्करी से भी मशहूर था। करीब 10,000 चंदन की तस्करी करके उसने $2.5 करोड़ कमाए। 20 साल तक पुलिस को चकमा देकर फरार होने वाला वीरप्पन सामने से पुलिस को चुनौती देकर कहता था कि दम है तो पकड़ के दिखाओ। 20 साल तक वीरप्पन चुनौतियों से खेलता रहा, लेकिन जब मौत उसके सामने आई तो महज 20 सेकेंड में 338 राउंड की गोलियां चली और महज 2 गोलियों ने वीरप्पन को छलनी छलनी कर दिया। तो क्या है 20 सालों तक 3 राज्यों की पुलिस के नाक में दम करने वाले वीरप्पन की असली कहानी? वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे, मगर उससे पहले अभी तक आपने अपने चैनल रियल कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को तमिलनाडु के गोपीनाथम में हुआ था और सिर्फ 17 साल की उम्र में चंदन की लकड़ियों की तस्करी और हाथी के शिकार में उसकी दिलचस्पी हो गई थी। वीरप्पन जंगल में रहते हुए किडनैपिंग के साथ चंदन और हाथी दांत की तस्करी कर अपराध की दुनिया में धीरे धीरे प्रवेश करने लगा, मगर वो सुर्खियों में नहीं था। लेकिन 1993 में, जबकि उसकी उम्र 41 साल हो चुकी थी, उसे पूरे भारत ने जान लिया। वीरप्पन तमिलनाडु के जंगलों में छुपा रहता था और एक बार तमिलनाडु पेट्रोलिंग पुलिस के प्रमुख गोपाल कृष्ण के लिए भद्दी भद्दी गालियों से भरे एक पोस्टर को कोलाथपुर गांव में जगह जगह चिपका दिया। 9 अप्रैल 1993 की ये सुबह थी जब वीरप्पन के द्वारा लगाए गए उस बैनर पर लोगों की नज़र पड़ी। उस बैनर पर गोपाल कृष्ण को साफ चुनौती देते हुए लिखा गया था कि उनमें अगर दम है तो वो वीरप्पन को पकड़ कर दिखाए। गोपाल कृष्ण को लोग रैम्बो बुलाया करते थे क्योंकि वो शरीर से काफ़ी हट्टे कट्टे थे। रैम्बो बैनर को पढ़ते ही गुस्से से लाल होकर उसी समय वीरप्पन को पकड़ने का फैसला किया और अपनी जीप से वीरप्पन की तलाश में निकल पड़े। वीरप्पन को मालूम था कि रैम्बो ज़रूर आएंगे, इसलिए उसने अपने आप को तैयार कर रखा था। लेकिन इत्तेफाक से बीच में ही रैम्बो की जीप खराब हो गई और फिर वहां से पुलिस की 2 बस में रैम्बो अपनी फोर्स के साथ वीरप्पन को पकड़ने के लिए निकल पड़े, जिसमें से एक बस में रैम्बो 15 मुखबिरों, 4 पुलिस वालों और 2 जंगल के गार्ड्स के साथ सवार हुए। दूसरी बस में अपने 6 साथियों के साथ तमिलनाडु पुलिस के इंस्पेक्टर अशोक कुमार बैठे थे। वीरप्पन ने दूर से ही रैम्बो को बस की अगली सीट पर बैठे हुए देखा और फिर अपने साथियों को सूचित कर दिया। सूचना मिलते ही वीरप्पन के साथियों ने रास्ते पर बारूद बिछा दिया और फिर जैसे बस उस जगह पर पहुंची, एक ज़बरदस्त धमाका हुआ जिसमें 300 डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा हुआ। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि बस कई फीट ऊपर हवा में उछल गई और जितने भी लोग उस बस में सवार थे उन सभी के चीथड़े 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़मीन पर गिरी और कुछ लोगों की लाशें तो कई फीट दूर जाकर गिरी। धमाका इतना ज़बरदस्त होगा इसका अंदाज़ा वीरप्पन को भी नहीं था। कुछ देर बाद जब इंस्पेक्टर अशोक की बस वहां पहुंची तो उस जगह का मंजर देखकर उनके होशो हवास जाते रहे। उन्होंने चीथड़े उड़ी लाशों को एक एक कर बस में रखा और वहां से निकल पड़े। ये पहली घटना थी जिससे वीरप्पन की दहशत पूरे भारत में फैल गई। जिसके बाद वीरप्पन के अपराध का ग्राफ जैसे जैसे ऊपर गया, वैसे वैसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की नींद उड़ती गई। वीरप्पन का आतंक आसमान छू रहा था, लेकिन पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम थी।
एक बार एक वन अधिकारी जिसका नाम श्रीनिवास था, उन्होंने वीरप्पन को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन वीरप्पन उन्हें चकमा देकर फरार हो गया। वीरप्पन ने अधिकारियों से कहा कि उसके सर में तेज दर्द है, तो सर में लगाने के लिए उसे तेल चाहिए। वीरप्पन ने तेल को सर में लगाने के बजाय अपने हाथों में लगा लिया और कुछ मिनटों में हथकड़ी छुड़ाकर वहां से फरार हो गया। वीरप्पन कुछ समय तक हिरासत में भी रहा था, लेकिन भागने के बाद वीरप्पन ने श्रीनिवास से बदला लेने के लिए उसे अपने जाल में फंसाया। वीरप्पन ने अपने छोटे भाई अर्जुन को श्रीनिवास के पास भेजा। अर्जुन ने श्रीनिवास से कहा कि उसका भाई हथियार डालना चाहता है, इसलिए वो उसके साथ चले। श्रीनिवास तुरंत अपने दल के साथ वहां से निकले, लेकिन जब तक वो वीरप्पन के इलाके में पहुंचे, उनके दल के लोग एक एक करके वहां से गायब होते गए। श्रीनिवास सिर्फ वीरप्पन के भाई के साथ उसके पास पहुंचे। श्रीनिवास ने वीरप्पन को देखा। उसने भयंकर मूछें रखी थी और उसके हाथ में एक राइफल भी था। अचानक वीरप्पन जोर जोर से हंसने लगा। श्रीनिवास ने सोचा कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ वीरप्पन का भाई था। और फिर वीरप्पन ने हंसते हंसते श्रीनिवास पर फायरिंग शुरू कर दी और श्रीनिवास वहीं ढेर होकर जमीन पर गिर पड़े। जिसके बाद वीरप्पन ने उनका सर काटकर अपने दोस्तों के साथ श्रीनिवास के कटे हुए सर से फुटबॉल खेला। साल 1993 में वीरप्पन को एक बेटी पैदा हुई। उस वक्त जंगल में अक्सर पुलिस का रेड पड़ता था। एक रात वीरप्पन की बेटी, जो कि अभी कुछ ही महीनों की थी, जोर जोर से रोने लगी। वीरप्पन ने चुप कराना चाहा, मगर कामयाब न हुआ। वीरप्पन को डर लग रहा था कि कहीं उसके रोने की वजह से वो पकड़ा ना जाए, और इसीलिए उसने अपनी नवजात बच्ची का गला घोंटकर कत्ल कर दिया और उसकी लाश को जंगल में दफना दिया। वीरप्पन का आतंक दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। उस वक्त उसके गैंग के लोगों की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी थी। हालांकि बाद में वीरप्पन की बेटी की लाश कर्नाटक स्पेशल फोर्स को मिली, लेकिन सन 2000 में जब वीरप्पन ने कर्नाटक के मशहूर फिल्म स्टार राजकुमार को गिरफ्तार किया, तो कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक राजकुमार की रिहाई के लिए हंगामा शुरू हो गया। लोगों का सरकार पर जबरदस्त दबाव बनना शुरू हुआ। वीरप्पन ने राजकुमार की रिहाई के लिए जबरदस्त फिरौती की डिमांड कर दी और फिर किसी तरह पूरे 108 दिन वीरप्पन की कैद में रहने के बाद राजकुमार सही सलामत वापस आ गए। कहते हैं कि राजकुमार को छोड़ने के लिए वीरप्पन ने सरकार से 50 करोड़ रुपए वसूला था। वीरप्पन के आतंक से बौखलाई तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने सन 2001 में एक IPS अधिकारी विजय कुमार को फ़ोन किया। विजय कुमार से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री जयललिता ने कहा कि आपको STF का प्रमुख बना रहे हैं, अब बहुत हो गया, वीरप्पन को ख़त्म करना आपकी जिम्मेदारी है। विजय कुमार ने कमान संभालते ही वीरप्पन को मारने की रणनीति बनानी शुरू कर दी। कहते हैं कि वीरप्पन जब लोगों को किडनैप करता था तो फिरौती के लिए वो ऑडियो और वीडियो भेजा करता था। वीरप्पन को फिल्में देखने के साथ ऑडियो और वीडियो भेजने का भी बड़ा शौक था। जैसे जैसे वक्त बीता, STF द्वारा रेड और छापे में वीरप्पन के कई लोग मारे गए और धीरे धीरे वीरप्पन की गैंग कमज़ोर पड़ती गई, लेकिन पुलिस की पहुंच वीरप्पन से अभी भी बहुत दूर थी। वीरप्पन के न पकड़े जाने की एक वजह यह भी थी कि अगर तमिलनाडु STF रेड या छापा मारती तो वीरप्पन तमिलनाडु का बॉर्डर क्रॉस कर कर्नाटक में चला जाता, और इसी तरह कर्नाटक STF छापा मारती तो तमिलनाडु में चला जाता। और देखते ही देखते 2004 आ गया। एक दिन STF प्रमुख विजय कुमार ने वीरप्पन की एक ऑडियो देखी जिसमें वो न्यूज़पेपर या फिर कोई चीज़ पढ़ रहा था। विजय कुमार ने अंदाज़ा लगाया कि वीरप्पन की आंखों में कुछ प्रॉब्लम है। फिर विजय कुमार ने वीरप्पन की आंख के इलाज के बहाने उसे मारने की एक योजना बनाई। विजय कुमार ने सोचा कि किसी तरह वीरप्पन आंख के इलाज के बहाने जंगल से बाहर आ जाए। हालांकि वीरप्पन का शहर में अपना खास डॉक्टर था जिससे वो अपना इलाज कराता था। अक्टूबर 2004 में विजय कुमार ने एक खास किस्म का एम्बुलेंस तैयार कराया, जिस एम्बुलेंस को 4 से 5 दिनों तक जंगल के रास्ते घुमाया गया ताकि वीरप्पन के लोग अगर मुखबिरी भी करें तो उन्हें शक न हो कि ये पुलिस द्वारा रची गई कोई साजिश है, बल्कि वो ये समझे कि ये कोई आम हॉस्पिटल का एम्बुलेंस है। और आखिर 18 अक्टूबर 2004 की शाम वीरप्पन अपने 2 लोगों के साथ एम्बुलेंस में बैठकर इलाज के लिए निकल पड़ा। पहचान बदलने के लिए वीरप्पन ने अपनी मूछें भी कटवा लिया था। एम्बुलेंस में STF के 2 लोग पहले ही से सवार थे। गाड़ी सुनसान हाईवे पर अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी। अचानक बीच सड़क पर खड़ी एक ट्रक को देखकर ड्राइवर ने ब्रेक लिया और गाड़ी वहीं रुक गई। ड्राइवर ने एम्बुलेंस से उतरकर सड़क पे खड़ी ट्रक को हटाने की भरपूर एक्टिंग की और फिर बड़ी ही तेज़ी से किनारा होकर चिल्लाया, वीरप्पन गाड़ी में बैठा हुआ है। विजय कुमार ने लाउड स्पीकर पर वीरप्पन को सरेंडर करने की घोषणा की, लेकिन अचानक एम्बुलेंस से फायरिंग शुरू हो गई। जवाबी कार्रवाई में 338 राउंड गोलियां STF की तरफ से चलाई गईं।
जिसके बाद एम्बुलेंस से गोलियां चलनी बंद हो गई। फिर रात 10:50 पर एसटीएफ के एक व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा कि वीरप्पन मारा गया, और इस तरह रात 10:50 पर वीरप्पन के आतंक का खात्मा हो गया। हालांकि विजय कुमार एम्बुलेंस के पास पहुंचे उस वक्त वीरप्पन की सांसें चल रही थी। कमाल की बात यह थी कि 338 राउंड गोलियां चलने के बावजूद भी वीरप्पन को सिर्फ 2 गोलियां लगी थी, और एक गोली उसकी आंख में लगकर भेजे के पार निकल गई थी। वीरप्पन को जल्दी से अस्पताल भेजने का फैसला लिया गया, लेकिन वीरप्पन की मौत उससे पहले ही हो गई। वीरप्पन का जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि 52 साल उम्र होने के बाद भी वीरप्पन का शरीर 25 साल के व्यक्ति की तरह मजबूत था। वीरप्पन के मरते ही विजय कुमार ने जयललिता को फोन किया। हालांकि रात ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए वो सो गई थी, लेकिन उन्हें जगाया गया और विजय कुमार ने जयललिता से कहा, मैडम वीरप्पन केस इज क्लोज्ड। जिसके बाद जयललिता ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार अच्छी खबर सुनी हूँ। एक ऐसा शख्स जो 20 सालों तक पुलिस के लिए छलावा बना रहा, अपने फ़ायदे के लिए सैकड़ों इंसान और हज़ारों जानवरों की हत्या की, आखिर में वही गोली उसका मुकद्दर बनी। तो दोस्तों, ये थी वीरप्पन के आतंक की पूरी कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट और इस दुनिया से जुड़ी अजीबो गरीब मालूमात देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।